हमारी 161वें नंबर की मीडिया केवल बस घूम घुमा के सारे चैनल सारे आउटलेट्स यही खबर दिखा रहे हैं कि अर्जुन राम मेघवाल को हमारा नया कानून मंत्री बनाया गया है, किरण रिजिजू को हटा दिया गया है। अब देखिए, सब लोग बोलते हैं कि हमारे जो मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो गलत है। चलिए, मैं मान सकता हूँ सारे इंडेक्स में कुछ थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ होती हैं। तो भारत को मान लीजिए 161वें नंबर पर प्लेस किया गया है उस इंडेक्स में। तो मैं मान लेता हूँ ठीक 161वें नहीं, 20 नंबर का प्लस माइनस हो तो 141वें पे हमारी मीडिया हो सकती है। अब इससे इतना तो त्रुटि किसी भी इंडेक्स में नहीं होगा तो वह पहले नंबर की मीडिया को 161वें पर रख देगी। और हम सब जानते हैं हमारी सरकार या रूलिंग पार्टी कोई भी पॉइंट नहीं बता पाई है जिसके आधार पर कहा जा सके कि प्रेस इंडेक्स जो गलत है। और पिछले जब 2014 के पहले यही रूलिंग पार्टी जब अपोजिशन में थी तो उसके लिए सारे इंडेक्सेस सही होते थे। तो ये तो रही मीडिया की बात जिस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे और हम कर भी चुके हैं, आप हमारे ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कानून मंत्री से संबंधित कि आखिर किरण रिजिजू को मंत्री पद से मतलब इनको डिमोशन। वैसे तो संविधान के अनुसार सारे मंत्री सारे कैबिनेट मंत्री एक दर्जे के होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं विभागों के आधार पर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो किरण रिजिजू का पहले प्रमोशन करके उनको कानून मंत्री बनाया गया 2021 में। अब उनका एक तरीके से डिमोशन हो गया है, अब उनको केवल अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री का प्रभार दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं वो स्टेट मंत्री हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाएंगे तो अभी भी किरण रिजिजू से उनका पोर्टफोलियो, उनका जो चीज़ है, उनकी जो रैंकिंग है वो कम है क्योंकि वह स्टेट इंडिपेंडेंस मिनिस्ट्री है कानून मंत्रालय के। अब यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि सभी बड़े फैसलों में किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री के तहत शामिल होंगे, भले ही वह अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, लेकिन अर्जुन मेघवाल जी सारे बड़े फैसलों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास कैबिनेट का दर्जा नहीं है। तो यानी कि कानून मंत्रालय जैसे बड़े गंभीर मंत्रालय को सारे फैसलों में बुलाया नहीं जाएगा। यही स्थिति बहुत सारे राज्यों में महिला विभाग के मंत्री को लेकर होता है। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि किरण रिजिजू को आखिर मंत्री पद से हटाया, मतलब उनका मंत्रालय बदला क्यों गया? क्या यह कॉलेजियम मुद्दे पर हमारी न्यायपालिका की जीत है या फिर अंदर खाने कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है? हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली दिल्ली सरकार, राज्य सरकार, यूटी सरकार और एलजी मामले में फैसला दिया है दिल्ली राज्य सरकार के पक्ष में। वो एक तरीके से केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार और एलजी के लिए बहुत ही एक तरीके से एक ड्रॉबैक है, घातक है, उनके खिलाफ फैसला मान सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ वहाँ पर नेगोशिएशन हुआ है अंदर खाने और इस आधार पर किरण रिजिजू जी को मंत्रालय से हटाया गया है? ये कॉलेजियम की जीत है एक प्रकार से। और उसके बाद ही कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वह हमारी रूलिंग पार्टी के फेवर में आता है, जैसे जलीकट्टू वगैरह का को अलाउ करने का फैसला आप बोल सकते हैं। ऐसा हमारे जो बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो क्या ये अभी हमको पता है कि हाई कोर्ट में, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में हमारे द करंट जब हमारे रिजिजू साहब कानून मंत्री थे उनके खिलाफ और बीपी धनखड़ जी के खिलाफ एक याचिका पड़ा था कि इन्होंने कॉलेजियम के खिलाफ बोलकर संविधान में अविश्वास जाहिर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिजिजू और उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो याचिका खारिज किया है उसके बदले में ही रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाया गया है? ये एक तरीके से नेगोशिएशन हो सकता है। और हम जानते हैं कि अमेरिका हो या फिर कोई भी देश का, बहुत सारे देश हैं, अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में नेगोशिएशन चलती रहती है। भारत में भी ये चलता है। और ऐसा कह के मैं भारतीय संविधान का कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट का कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय संविधान का पूरा सम्मान, आदर और पालन करता हूँ। मैं कोर्ट का भी की चीज़ों का पालन करता हूँ, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक थोड़ा स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। तो क्या आखिर क्या वजह थी? क्या कोई नेगोशिएशन हुआ है कि अब क्या जैसे सरकार ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को मानकर उस पर हमला थोड़ा कम कर दिया गया है। हमारे जो वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब हैं, उन्होंने पहले कॉलेजियम के खिलाफ बहुत कुछ बोला था
लेकिन अब उसके बाद से धनखड़ साहब ने भी न्यायपालिका का बहुत तारीफ किया है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया है और न्यायपालिका के उद्देश्य को, महत्व को स्पष्ट किया है। तो क्या ये नेगोशिएशन का असर है? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो बीपी और कानून मंत्री के खिलाफ जो याचिका था उसको खारिज करने के बदले में सुप्रीम कोर्ट के मंशा के अनुसार रिजिजू साहब को कानून मंत्रालय से हटाया गया है? लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठता है कि कानून मंत्री रिजिजू साहब जो चीज़ कहते थे क्या वो उनका इंडिविजुअल थॉट था? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जिस पार्टी में वन मैन आर्मी का सिस्टम लागू हो चुका है, जहाँ हर छोटे से छोटे उद्घाटन के लिए भी मोदी जी को धन्यवाद देना पड़ता है, छोटे से छोटे फैसले के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना पड़ता है, मंत्रियों का काम केवल धन्यवाद कहना रह गया है। क्या उस सरकार में, उस पार्टी में कोई भी इंडिविजुअल मंत्री, कोई भी इंडिविजुअल पदाधिकारी अपने मन से कुछ कह सकता है? तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। यानी कि अगर रिजिजू साहब और धनखड़ साहब कॉलोजियम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीज़ों के खिलाफ कुछ बोलते थे तो उसमें कोई पार्टी की मंशा रही होगी, खास करके मोदी जी का एग्रीमेंट रहा होगा, उनका आदेश रहा होगा, और आज उनकी तारीफ किया जा रहा है तो उसमें भी मोदी जी का हाथ होगा। तो यूँ कहना कि रिजिजू का, धनखड़ का अपना निजी विचार है, तो ऐसा तो किसी के गले से नहीं उतरता है, क्योंकि हम सबको मालूम है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, अब किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बची है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जैसा हुआ है वो दिखा कि डेमोक्रेसी वहाँ है, क्योंकि बीजेपी में तो अध्यक्ष को ऐसे मनोनीत कर दिया गया नड्डा जी को कि 2 साल और रहेंगे। कोई प्रोसेस क्या था किसी को मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई प्रोसेस नहीं है, बीएसपी में कोई प्रोसेस नहीं है, लेफ्ट पार्टीज में कुछ प्रोसेस बची हुई हैं, आम आदमी पार्टी में भी कोई प्रोसेस नहीं है, केजरीवाल ही उसके अध्यक्ष बने हैं, वही सब कुछ नॉमिनेट करते हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इस सबसे बड़ा डिफॉल्ट है। यहाँ में कई सारे मुद्दों को इकट्ठे कर दिया हूँ, क्योंकि सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज प्रेस हमारे यहाँ स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को नहीं मिलती हैं। हमारे, आप देखते होंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, सारे पर एक जैसे खबर आते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा हैं उनकी खबर चलती है तो सब पर चलती है, सब पर एक जैसे चलती है। क्या अब न्यूज़ चैनलों का काम बाबा लोग का प्रचार करना है? अगर वहीं मौलवी का प्रचार कोई न्यूज़ चैनल करते तो क्या होगा? प्रधानमंत्री जिस तरीके से बजरंग बली का नारा लगाते हैं चुनाव में, अगर उसी तरह कोई अल्लाह अकबर यानी कि अल्लाह का प्रेज करते तो फिर क्या तहलका मच जाएगा। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। न्यायपालिका में बहुत सारी कमियां हैं, हम इसको मानते हैं। कॉलोजियम सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जो बनाया गया था NJAC, उसमें तो और सारी कमियां हैं। हम सब जानते हैं कि महिला आयोग आदि में नियुक्तियां जो हैं सरकार के तहत की जाती हैं, सरकार ही करती है, कार्यपालिका करती है। और आज उनका क्या हालत है? वे सब सरकारी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के गुलाम हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह NJAC जैसे नियुक्ति होने लगेगा तो क्या वो स्वतंत्र रह पाएगा? हालांकि कॉलेजियम में बहुत सारी कमियां हैं, इसका सल्यूशन भी मौजूद है जिस पर हम आगे कभी बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो रिजिजू साहब और धनखड़ साहब के खिलाफ याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इसी के बदले में रिजिजू साहब को कानून मंत्रालय से हटाया गया? और दूसरी बात यह है कि क्या कानून मंत्रालय जैसे बड़े जरूरी मंत्रालय, जब भारत में भी बहुत सारे लोगों के केसेस पेंडिंग हैं, छोटे छोटे केस 15-15 साल से पेंडिंग है, आप जाके RTI डाल के देख लीजिए कहाँ कितने साल से केसेस पेंडिंग हैं। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। बहुत सारे लोग का डेथ हो जाता है, उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाती, कोई फैसला नहीं आता है। मैंने इसके विषय में एक ब्लॉग लिखा था, आप गूगल पर भारत हिंदू विमल दुबे सर्च करके उस ब्लॉग को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्या इतने बड़े मंत्रालय के मंत्री का कैबिनेट दर्जा ना होना अपने आप में बहुत बड़ी खामी है? जरूरी मंत्रालय जो हैं वो बड़े नेताओं को मिलनी चाहिए, और जिससे वो हर फैसलों में शामिल हो सकें। ऐसा नहीं कि उन्हें मतलब किसी ऐसे नेता को दे दिया जाए जो एकदम मतलब अपने आप को एहसानों के तहत दबे हुए महसूस करें। हमारे यहाँ कुछ राष्ट्रपति भी एहसान के तहत राष्ट्रपति बन जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते हैं। और मैं फिर स्पष्ट कर दूँ
मैं भारतीय संविधान का पूरा आदर सम्मान करता हूँ, मैं उसका पूरा पालन करता हूँ, तो हमारा कोई भी वीडियो भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।